चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज में ये क्वेश्चन है लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स दिया गया है। करंट एसेट्स है 2,40,000, इन्वेंट्रीज अमाउंटेड टू 75,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन एज 15,000। तो लिक्विड एसेट्स को फाइंड करने के लिए पहले करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें लिक्विड एसेट्स मिलेगा 1,50,000। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया गया है 1,50,000, तो इस तरह से लिक्विड रेशियो में मिलेगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो ऑब्टेन करना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स दिया गया है 1,87,500, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन सेपरेटली। तो लिक्विड एसेट्स में जैसे हम लिक्विड एसेट्स को फाइंड करने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, वैसे यहाँ पे करंट एसेट्स फाइंड करने के लिए लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड करेंगे। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू है 1,87,500, उसमें इन्वेंट्री 50,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,500 ऐड करने पे करंट एसेट्स की वैल्यू आएगी 2,50,000 एंड करंट लायबिलिटी इज गिवन एज 1,00,000 रुपीज। सो करंट रेशियो विल बी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2,50,000 by 1,00,000 एंड रेशियो इज 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विक रेशियो फाइंड करना है। क्विक रेशियो की फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स तक पहुंचने के लिए हमें करंट एसेट्स में से पहले इन्वेंट्री माइनस करना है। करंट एसेट्स इज गिवन एज 10,00,000 रुपीज एंड इन्वेंट्री इज ऑफ 2,00,000 रुपीज। सो क्विक एसेट्स की वैल्यू होगी 8,00,000 रुपए। सेकेंडरी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया गया है, करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली नहीं दिया गया है, पर वर्किंग कैपिटल दिया गया है क्वेश्चन में, जिसकी फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसमें हम ये करंट एसेट्स की वैल्यू 10,00,000 रुपीज रखे और 5,00,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें मिलेगी 5,00,000 रुपीज। तो इस तरह से क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये दोनों एस्पेक्ट को ऑब्टेन करके ये रेशियो में यानी फॉर्मूला में रखने पे क्विक रेशियो की वैल्यू हमें मिलेगी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 8,00,000 by 5,00,000 और उसका आंसर होगा 1.6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की एक एग्जिस्टिंग पोजीशन दी गई है। करंट एसेट्स की वैल्यू है 7,50,000 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 5,00,000 रुपीज, यानी एग्जिस्टिंग रेशियो है 1.5:1। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि कोई एक अमाउंट की करंट लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है जिसकी वजह से रेशियो रिवाइज होकर 2:1 हो जाए, यानी जो डिजायर्ड रेशियो है, डिजायर्ड करंट रेशियो, रिक्वायर्ड करंट रेशियो है या रिवाइज करंट रेशियो है जिसकी वैल्यू है 2:1, एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1.5:1 क्योंकि करंट एसेट्स है 750 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 5,00,000 रुपीज। यानी अब हमें कोई एक एक्स अमाउंट की लायबिलिटी पे ऑफ करनी है जिसकी वजह से रेशियो शुड बी 2:1 हो जाना चाहिए। तो हम जो पेमेंट करना है वो लायबिलिटी को एक्स एज्यूम कर रहे हैं। तो रिवाइज करंट रेशियो की फॉर्मूला होगी रिवाइज करंट एसेट्स अपॉन रिवाइज करंट लायबिलिटी, जिसमें 2:1 हमें रेशियो रखना है। तो 7,50,000 रुपीज में से एक्स अमाउंट माइनस होगी क्योंकि करंट एसेट्स टू दैट एक्सटेंट रिड्यूस होगा और करंट लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी 5,00,000 माइनस एक्स, वो एक्स अमाउंट जिसको हम पे ऑफ करेंगे वो माइनस होगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे 5,00,000 माइनस एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10,00,000 माइनस 2x एंड ऑपोजिट साइड इट इज 7,50,000 माइनस एक्स, जिससे x की हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 2,50,000। यानी यहाँ पे करंट लायबिलिटी जो हमें पे करनी है वो है 2,50,000, यानी एग्जिस्टिंग रेशियो में से 750 की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है 5,00,000 की, उसमें से अगर 2,50,000 की लायबिलिटी हम पे ऑफ करते हैं तो करंट एसेट्स हो जाएगी 5,00,000 की और करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2,50,000 की। सो रेशियो विल बी 2:1। तो क्वेश्चन था करंट लायबिलिटी कितनी अमाउंट की हम पे करेंगे और उसका जवाब रहेगा 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री के लिए पूछा गया है। करंट रेशियो इज गिवन एज 3:1, liquid ratio is 1:1 and current liability is given as 6,00,000 rupees and question is to compute inventory। तो इसमें पहले करंट रेशियो की फॉर्मूला में करंट रेशियो है 3:1 और फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जिससे हमें करंट एसेट्स की वैल्यू मिलेगी 18,00,000 रुपीज। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और उसके बेसिस पे लिक्विड एसेट्स की वैल्यू मिलेगी हमें 6,00,000 रुपीज। तो इन्वेंट्री जो होता है वो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस होता है। करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स करने पे हमें इन्वेंट्री मिलेगा। तो 18,00,000 रुपीज करंट एसेट्स एंड 6,00,000 रुपीज इज लिक्विड एसेट्स, सो डिफरेंस इज ऑफ इन्वेंट्री एंड अमाउंट इज 12,00,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो इज गिवन एज 4:1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड रेशियो इज गिवन एज 2.5:1। सो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज 2.5:1। इन्वेंट्री इज करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स,
तो जो फैक्टर है करंट एसेट का वो 4 है और लिक्विड एसेट का 2.5, तो डिफरेंस जो है इन्वेंट्री का वो है 1.5। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू दी गई है और करंट लायबिलिटी पूछा गया है, यानी 1.5 वाली वैल्यू है हमारे पास। क्योंकि करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस इन्वेंट्री होता है, तो 1.5 के लिए अगर 6 लाख रुपीज है, 1.5 के लिए 6 लाख है, तो करंट लायबिलिटी के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यानी 6 लाख इंटू 1/1.5 करने पे अमाउंट आएगी करंट लायबिलिटी की 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया गया 2,40,000 एंड करंट रेशियो की जो वैल्यू है वो है 2.5:1 एंड वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज 2.5 - 1, तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 1.5, यानी 1.5 फैक्टर के लिए हमारे पास 2,40,000 की वैल्यू है। 1.5 के लिए 2,40,000 की वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1.5 के लिए 2,40,000, तो 1 के लिए करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें मिलेगी 1,60,000। नेक्स्ट में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 1.5 के लिए अगर 2,40,000 है, तो करंट एसेट्स हम कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि करंट रेशियो है 2.5:1, तो 2.5 के लिए करंट एसेट्स की वैल्यू आएगी 4 लाख रुपीज। लिक्विड एसेट्स होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स हमें मिला है 4 लाख रुपीज का और क्वेश्चन में इन्वेंट्री 1,60,000 का दिया गया है, जिससे लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आएगी 2,40,000 और लिक्विड रेशियो फाइंड करना है एट लास्ट हमें, जिसकी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट है 2,40,000 एंड करंट लायबिलिटी जो हमने कंप्यूट की है 1,60,000, इसको फॉर्मूला में रखने पे लिक्विड रेशियो की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये दो कंप्यूट करना है, जिसके लिए नेसेसरी वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया है। हमारे पास स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के लिए, यानी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स, ये सब कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ट्रेड पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है। तो उसमें से पहले हम वर्किंग नोट थ्रू लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये तीन चीजों को फाइंड आउट करेंगे। पहली बात है ट्रेड रिसीवेबल की, तो जो ग्रॉस अमाउंट है रिसीवेबल्स की, डेटर्स की, वो है 1,05,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज गिवन एज ₹5,000। तो 1,05,000 माइनस 5,000 करने पे ट्रेड रिसीवेबल की नेट वैल्यू है 1 लाख रुपीज। कैश ऑन हैंड है 60,000, जिससे क्विक एसेट्स की वैल्यू हमें मिलेगी 1,60,000। इसके अंदर क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री 1 लाख और एडवांस टैक्स का 8,000 प्लस करने पे हमें करंट एसेट्स मिलेगा 2,68,000। तो पहले हमें क्विक एसेट मिलेगा, क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट मिलेगा, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन हैंड को ऐड करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स ऐड करने पे हमें मिलेगा करंट एसेट्स। जो कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटी है वो ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में दिया गया है। 2 लाख रुपए के ट्रेड पेएबल है और 8,000 रुपीज के बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज है 2,08,000। अब ये जो तीनों वैल्यूज है उसके बेसिस पे पहले करंट रेशियो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, so 2,68,000 upon 2,08,000 and answer is 1.29:1। क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट की वैल्यू है 1,60,000 एंड करंट लायबिलिटी वैल्यू इज 2,08,000, सो क्विक रेशियो आंसर विल बी 0.77:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विक रेशियो का हमें एग्जिस्टिंग पोजीशन दिया गया है कि वो 0.8:1 है, 0.8:1 और 4 अलग अलग कंडीशन के अंदर हमें पूछा गया है कि क्विक रेशियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यानी रेशियो में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज की सिचुएशन है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, ये फाइंड आउट करना है। क्विक रेशियो की एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर 0.8:1 है, तो हमने यहाँ पे इमेजिनरीज वैल्यूज ली है। क्विक एसेट्स की वैल्यू ली गई है 8,000 एंड करंट लायबिलिटीज है 10,000। तो उसमें फर्स्ट केस है परचेज ऑफ लूज टूल्स। अगर हम लूज टूल्स परचेज करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री होगी लूज टूल्स अकाउंट्स डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से ये कैश बैंक का कंपोनेंट यानी क्विक एसेट का कंपोनेंट रिड्यूस होगा, पर करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए रिवाइज क्विक एसेट्स के लिए 8,000 में से 2,000 माइनस होगा, तो यहाँ पे रिवाइज क्विक एसेट्स की वैल्यू होगी 6,000। रिवाइज करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो 10,000 है। तो रिवाइज्ड क्विक रेशियो के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 6,000 अपॉन 10,000 एंड आंसर इज 0.6:1। सो ऑल ओवर ये रेशियो डिक्रीज हुआ है, 0.8:1 की जगह भी हो गया 0.6:1। नेक्स्ट जो केस है उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू बैंक। यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बैंक है, जिसकी वजह से जो क्विक एसेट है वो रिड्यूस होगा। तो रिवाइज क्विक एसेट्स जो ओरिजिनल पोजीशन है 8,000
उसमें से 500 माइनस करने पे रिवाइज क्विक एसेट्स विल बी 7500 और रिवाइज करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होके वो 10,000 ही रहेगा। तो रिवाइज्ड क्विक रेशियो की वैल्यू रिवाइज क्विक एसेट्स अपॉन रिवाइज करंट लायबिलिटी it will be 7,500 upon 10,000। आंसर इज 0.75:1, यानी यहाँ पे भी रेशियो डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट केस है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यहाँ पे हमने एजम्पशन किया ₹3,000, तो इसकी एंट्री होगी डेटर टू सेल्स। डेटर टू सेल्स, अब डेटर बढ़ रहे और स्टॉक कम हो रहा है, तो डेटर बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्विक एसेट्स बढ़ेगी, इसलिए रिवाइज क्विक एसेट्स में 8,000 प्लस 3,000 11,000 उसकी वैल्यू होगी। और रिवाइज करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो एज इट इज 10,000 रहेगा। और रिवाइज क्विक रेशियो विल बी रिवाइज क्विक एसेट्स अपॉन रिवाइज क्विक रिवाइज क्विक एसेट्स अपॉन रिवाइज करंट लायबिलिटी, इट विल बी 11,000 by 10,000 एंड आंसर विल बी 1.1:1। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंक्रीज होगा, 0.8:1 की जगह हो जाएगा 1.1:1, तो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट केस है ऑनर्ड अ बिल पेएबल ऑफ ₹5,000, यानी बिल पेएबल जो था 5,000 रुपीज का, उसका हमने पेमेंट किया है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। तो जो कैश बैंक है वो क्विक एसेट का एक कंपोनेंट रिड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे रिवाइज क्विक एसेट्स होगा 8,000 माइनस 5,000 3,000। और करंट लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, बिल्स पेएबल पे ऑफ हो रहे हैं 5,000 के, जिसकी वजह से करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस होके 10,000 माइनस 5,000 इट विल बी 5,000। So revised quick assets will be 3,000 and revised current liability will be 5,000. So revised quick ratio equals to revised quick assets upon revised current liability equals to 3,000 by 5,000 and answer is 0.6:1. यहाँ से आगे सेकंड टाइप के रेशियो शुरू हो रहे, जो सॉल्वेंसी रेशियोज है, यानी वो बिजनेस की कंपनी की सॉल्वेंसी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्वेंसी यानी वो क्राइटेरिया हम चेक करते हैं कि बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं टू मीट इट्स लायबिलिटीज। तो यहाँ पे सॉल्वेंसी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले हम इसके लिए बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें एसेट साइड पे दो कंपोनेंट है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इनको ऐड करने पे हमें मिलता है टोटल एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे तीन कंपोनेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तीन मिलके जो बनाते हैं वो टर्म है शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो फ्री रिजर्व्स है, जो अब तक रिजर्व्स क्रिएट किए गए कंपनी में फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो रिजर्व्स की जो अमाउंट है उसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सारी अमाउंट्स इंक्लूड होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। ये तीन चीज ऐड होके शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड बनाते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे लायबिलिटीज का पार्ट है, लायबिलिटी साइड पे, उसमें एक है लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसके दो कंपोनेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म डेप्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड इज शॉर्ट टर्म डेप्ट मींस करंट लायबिलिटी, उसमें भी दो कंपोनेंट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म पेबल्स। और जब ये दोनों लायबिलिटी को मर्ज करते हैं तो उसको कहते हैं हम टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट इज कॉम्बिनेशन और मर्जर ऑफ लिक्विड लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पे समझना है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओनर्स फंड के अंदर जब हम एनसीएल यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड कर देते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड करते हैं शेयर होल्डर्स फंड के साथ, तो हमें टर्म मिलती है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके बेसिस पे, ये नॉलेज के बेसिस पे हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो जैसे रेशियो सॉल्व करने हैं, जिसमें पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो की क्वेश्चन है, जिसकी फॉर्मूला है, डेप्ट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। यानी बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है उसका प्रपोर्शन शेयर होल्डर्स फंड के सामने कितना है, ये हमें चेक करना है, जिससे हमें सॉल्वेंसी कंडीशन का पता चलता है। अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हमने हॉरिजॉन्टली प्रिपेयर किया है, जिसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन आइटम मर्ज होके 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख टोटल अमाउंट होगा 10 लाख रुपीज। और ये जो अमाउंट है वो प्रोप्राइटर्स फंड है अपॉन लायबिलिटीज। यहाँ पे लायबिलिटीज के लिए डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया गया है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर है 7 लाख रुपीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 50,000। ये दोनों को एड अप करने पे वैल्यू हो जाएगी 7,50,000। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड 7,50,000 बाय 10 लाख एंड आंसर विल बी 0.75:1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, पर हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया गया है।
अब बिजनेस में एसेट्स की पोजीशन है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इसका कॉम्बिनेशन हमें 2,60,000 रुपीज दिया गया है। 2,60,000 की टोटल एसेट्स है और 1,80,000 का टोटल डेप्ट है। तो 2,60,000 माइनस 1,80,000 करे तो हमें 80,000 का शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। क्योंकि लायबिलिटी साइड डेप्ट एंड इक्विटी दो ही पार्ट है, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड 2,60,000 माइनस 1,80,000 ऑफ टोटल डेप्ट, सो आंसर विल बी शेयर होल्डर्स फंड एंड इट्स अमाउंट इज 80,000। अब हमें यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, एक कंपोनेंट है शेयर होल्डर्स फंड जो कि अमाउंट हमें मिल गया 80,000, दूसरा हमें नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। तो टोटल डेप्ट में से जब हम करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू हमें दी गई है 20,000 वो माइनस करे तो नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी 1,60,000। फॉर्मूला में रखे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, so 1,60,000 by 80,000 and its answer will be 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्ट इक्विटी रेशियो की एग्जिस्टिंग पोजीशन हमें 0.5:1 दिया गया है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड का प्रोपोर्शन 0.5:1 है। यानी यहाँ पे हमने अगेन इमेजिनरी वैल्यूज 5,000 एंड 10,000 लिया है और हमें पूछा गया है कि अलग अलग कंडीशन में उसकी क्या इंपैक्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो पे, जिसमें से पहला केस है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 2,02,000 रुपए का अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा यानी शेयर होल्डर्स फंड इंप्रूवाइज होगा, इंक्रीज होगा। तो रिवाइज शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू हो जाएगी 10,000 प्लस 2,000 तो 12,000 एंड रिवाइज नॉन करंट लायबिलिटी, अब ये एंट्री की वजह से करंट नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए रिवाइज नॉन करंट लायबिलिटी विल बी सेम एज बिफोर, सो उसकी अमाउंट होगी 5,000। So revised debt equity ratio in this first case will be revised non-current liability upon revised shareholders fund 5,000 by 12,000 and answer will be 0.417:1 means 0.42:1। So ये जो रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है, जो पहले था उससे ये डिक्रीज हुआ है, पहले 0.5:1 था, अब ये 0.42:1 हुआ है। नेक्स्ट केस में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज 2,500 जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अब बैंक और डेटर्स, बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और डेटर्स का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों में से एक भी कंपोनेंट शेयर होल्डर्स फंड या नॉन करंट लायबिलिटी के रिलेटेड है नहीं, इसलिए नो चेंज इन नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स फंड, यानी ये एंट्री की वजह से, ये ट्रांजेक्शन की वजह से ये दोनों में से कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में हमें पूछा गया है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर की लायबिलिटी 3,000 रुपीज की रीपे करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो जिसके लिए हम पहले रिवाइज्ड नॉन करंट लायबिलिटीज को फाइंड करेंगे। अब नॉन करंट लायबिलिटी की एक्चुअल पोजीशन है 5,000 और 3,000 डिबेंचर रिड्यूस होने की वजह से रिवाइज नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा 2,000। रिवाइज शेयर होल्डर फंड में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो एज इट इज 10,000 रहेंगे और डेप्ट इक्विटी रेशियो रिवाइज होके 2,000 by 10,000 तो उसका आंसर हो जाएगा 0.2:1। तो यहाँ पे ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ केस में बोला गया है कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1,000 जिसकी जर्नल एंट्री है परचेस टू क्रेडिटर 1,000, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स 1,000। अब ये दोनों कंपोनेंट की वजह से अगेन नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए नो चेंज इन डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछा गया है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन की सारी यानी बैलेंस शीट की डिटेल्स दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एसेट्स है वो कॉस्ट वैल्यू पे दिया गया है, कॉस्ट वैल्यू है 8,40,000। जब भी एसेट्स कॉस्ट प्राइस पे होता है उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया जाता है। तो 8,40,000 माइनस 1,40,000 ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स की नेट वैल्यू हो जाएगी 7 लाख रुपीज नॉन करंट एसेट्स की। इसके साथ लॉन्ग टर्म एडवांसेस है 56,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 14,000 और करंट एसेट्स की वैल्यू है 3,50,000। सो असेट साइड का टोटल हो जाएगा 11,20,000। 11,20,000 में से करंट लायबिलिटी हम माइनस करें 2,80,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 140 एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 4,20,000, तो एट लास्ट हमें शेयर होल्डर्स फंड मिलेगा। फाइनल वैल्यू है शेयर होल्डर्स फंड। तो इस तरह से पहले एसेट्स का टोटल करेंगे, वो टोटल में से करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी कंपोनेंट को माइनस करने पे शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू हमें मिलेगी 2,80,000 और 2,80,000 के साथ यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी 4,20,000 प्लस 1,40,000, तो ये हो जाएगा 5,60,000। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो की वैल्यू आएगी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्ट इक्विटी रेशियो की करंट पोजीशन हमें दी गई है 2:1,
यानी नॉन करंट लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड के सामने डबल अमाउंट है, तो हमने इमेजिनरी वैल्यू 20 लाख एंड 10 लाख रुपीस लिया है। और यहाँ पे हमें तीन अलग अलग केस दिए गए जिसमें पूछा गया है कि क्या चेंज हो रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो पे। तो पहला केस है सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू जिसकी 4 लाख रुपए है और सेलिंग प्राइस 5 लाख रुपए है। 4 लाख की एसेट को अगर हम 5 लाख में बेचते हैं तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा। रिजर्व सरप्लस बढ़ने की वजह से शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होगा, तो शेयर होल्डर फंड की रिवाइज वैल्यू 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू 20 लाख रहेगी। तो रिवाइज डेब्ट इक्विटी रेशियो रिवाइज नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन रिवाइज शेयर होल्डर्स फंड की फॉर्मूला से 20 लाख बाय 11 लाख तो 1.82:1 होगा, जो 2:1 की कंपैरिजन में अब डिक्रीज होगा। नेक्स्ट केस में बोला गया कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर परचेस ऑफ प्लांट और मशीनरी और अमाउंट है 10 लाख रुपीस, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एसेट और शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए करंट नॉन करंट लायबिलिटी पे उसका कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज 20 लाख रहेगा। और रिवाइज शेयर होल्डर फंड जो पहले 10 लाख का था उसमें 10 लाख की कैपिटल बढ़ने की वजह से न्यू वैल्यू उसकी 20 लाख हो जाएगी। तो रिवाइज डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा 20 लाख अपॉन 20 लाख 1:1। थर्ड केस में इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऐसा दिया गया, यानी डिबेंचर को पे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया जा रहा है। एक तरह से ये डिबेंचर का कन्वर्जन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 10 लाख रुपए से एंट्री पास करे तो डिबेंचर डिक्रीज होगा, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी, जिसकी ओरिजिनल पोजीशन 20 लाख थी उसमें से 10 लाख माइनस होकर फाइनल वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से शेयर होल्डर्स फंड इंप्रूवाइज होगा, वो 10 लाख में 10 लाख प्लस करने पे 20 लाख हो जाएगा। तो रिवाइज डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी 10 लाख अपॉन 20 लाख मींस 0.5/1 0.5:1। सो ये रेशियो यहाँ पे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेब्ट इक्विटी रेशियो नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड ये हमें कंप्यूट करना है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस तरह से दिया है, क्विक रेशियो दिया है 2.2:1 और इन्वेंट्री दिया गया है। तो हमने यहाँ पे x एज्यूम किया है करंट लायबिलिटी को कि 2.2x अपॉन 1x, ये क्विक रेशियो के फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। अब करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट इक्वल्स टू क्विक एसेट अब प्लस इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट की जो वैल्यू है वो 2.2x है और उसके साथ इन्वेंट्री 80,000 को ऐड करें और करंट लायबिलिटी की वैल्यू है x। तो वर्किंग कैपिटल की जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास एक ही अमाउंट है वर्किंग कैपिटल का, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे 2 लाख। तो करंट एसेट्स हो जाएगा 2.2x प्लस 80,000 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी x। तो ऑल ओवर यहाँ पे 1.2x इज इक्वल टू 1,20,000। सो x की वैल्यू मिलेगी 1 लाख रुपीस। x जो है वो करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 1 लाख रुपीस। अब हमारे पास टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, नॉन करंट और करंट एसेट्स मिलके 3,80,000 है और वो 3,80,000 की करंट एसेट्स में से हमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी यानी 3,80,000 माइनस यहाँ पे टोटल लायबिलिटी हमें 3 लाख का दिया गया है, टोटल डेब्ट 3 लाख का है, जिसमें से करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है। तो 3 लाख में से 1 लाख की करंट लायबिलिटी माइनस करें तो नॉन करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। इसलिए असेट्स का टोटल 3,80,000 है, जिसको लायबिलिटी साइड रखेंगे और उसमें से करंट और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करने पे शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आएगी 80,000। शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आएगी 80,000। तो एट लास्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसके लिए कंपोनेंट है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 2 लाख, क्योंकि टोटल डेब्ट हमें मिला था 3 लाख और ये फॉर्मूला के बेसिस पे हमें करंट लायबिलिटी मिला था 1 लाख। टोटल डेब्ट 3 लाख में से 1 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी माइनस करने पे नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू 2 लाख एंड शेयर होल्डर्स फंड मिसिंग वैल्यू है 80,000। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइनली मिलेगा हमें 2.5:1। इसके बाद यहां से आगे हमें प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेशन करना है। प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट्स इनटू 100, यानी बिजनेस की टोटल एसेट्स में ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने परसेंट ओनर ने फाइनेंस किया है टोटल एसेट्स में से, वो यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो से हमें पता चलता है। ये भी सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रेशियो है आफ्टर डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला खास समझना है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट्स। टोटल रियल एसेट्स मींस अदर देन अनरियल एसेट्स एंड प्रोप्राइटर्स फंड के लिए ओनर्स फंड यानी प्रोप्राइटर्स फंड है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कंबाइनली शेयर होल्डर्स फंड प्रोप्राइटर्स फंड बनाते हैं। उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें हमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की वैल्यू दी गई है
44 लाख एंड 20 लाख रुपीस, जिसका टोटल होगा 64 लाख रुपीस। और उसके साथ साथ हमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया गया है। यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू का केस नहीं है। टोटल एसेट्स है 64 लाख रुपीस और शेयर होल्डर्स फंड है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 16 लाख रुपीस। सो 16 लाख अपन 64 लाख इंटू 100 यानी 25% प्रोप्राइटरी रेशियो है। यानी बिजनेस की ऑल ओवर एसेट में ओनर्स का कंट्रीब्यूशन 25% है एंड आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दिए गए हमें 88 लाख रुपीस ईच, जिससे हमें टोटल एसेट्स मिलेगा 16 लाख रुपीस। ये 16 लाख रुपीस को हम लायबिलिटी साइड प्लेस करेंगे, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 5 लाख एंड 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 4 लाख रुपीस माइनस करने पे हमें शेयर होल्डर्स फंड की मिसिंग वैल्यू मिलेगी। टोटल एसेट 16 लाख रुपीस और उसमें से करंट लायबिलिटी 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाख एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लाख माइनस करने पे शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू है 4 लाख रुपीस। प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू 16 लाख है और प्रोप्राइटर फंड 4 लाख रुपीस है, तो 4 लाख बाई 16 लाख इंटू 100 करे तो 25% प्रोप्राइटरी रेशियो का यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे भी ये केस में भी 25% एसेट्स इज फाइनेंस बाय ओनर्स मींस ओनर्स फंड एंड रेस्ट 75% एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय आउटसाइडर्स। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा है, जिसकी फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 5 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और 3 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। टोटल 8 लाख रुपीस की वैल्यू होगी नॉन करंट लायबिलिटीज की और शेयर होल्डर्स फंड है 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2:1, यानी जो डेब्ट का प्रोपोर्शन है वो इक्विटी के कंपैरिजन में डबल अमाउंट है। तो इस तरह से ये पार्ट में हमें सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना है, जिसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट डेब्ट इक्विटी एंड प्रोप्राइटरी रेशियोज के कैलकुलेशन चेक किए। थैंक यू।